Hello everyone, welcome to Olive Board. In this video we are going to discuss about the RBI review of risk weights. तो RBI ने यहाँ पे यू टर्न लिया था ऑन लोन रूल्स पे, हाउ द रिस्क वेट विल इम्पैक्ट बैंक एंड एनबीएफसी. तो हम यहाँ पे बहुत सारी चीजें समझने वाले हैं. बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट द रिस्क वेट का क्राइटेरिया चेंज दैट रिसेंटली हैपेंड. अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करना है तो डेफिनेटली यू कैन डाउनलोड और एप्लीकेशन, और वहाँ पे आपको सारे यूट्यूब सेशंस के पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे एंड यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल. सबसे पहले केस की समरी डिस्कस कर लेते हैं. रोज हम क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा केस डिस्कस करते हैं और उसके बाद में उसकी समरी बनाते हैं. आज हम उल्टा करने वाले हैं थोड़ा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चल जाएगा. अगर आप ये समझते हैं तो डेफिनेटली आपको एज मिलेगा आगे और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में. केस का समरी ये है कि पहले आरबीआई ने रिस्क वेट्स को इंक्रीज किया था रिलेटेड टू एनबीएफसी, एमएफआई एंड कंज्यूमर लोन. अभी वापस डिक्रीज कर दिया है. पहले इंक्रीज किया था डिस्करेज करने के लिए कि एनबीएफसी एक रिस्की लोन है, एमएफआई को देना रिस्की लोन है, कंज्यूमर को डायरेक्ट लोन देना, कंज्यूमर लोन्स देना रिस्की लोन है. अभी वापस रिस्क वेट को इंक्रीज कर दिया है. तो यहाँ हमको क्या क्या समझना है कि एनबीएफसी क्या होती है, एमएफआई क्या होते हैं, कंज्यूमर लोन्स क्या होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क वेटेड असेट्स क्या होती है. ठीक है, तो ये न्यूज़ तो हम समझने वाले हैं. सर्कुलर भी आपको दिखा के वहां पे भी डिस्कस करने वाला हूं. इसके अलावा बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज भी समझने वाले हैं जो एग्जाम के लिए डेफिनेटली आपके इंपॉर्टेंट हो सकती है. राइट, तो आज के हमारे वीडियो के अंदर क्या क्या कवर्ड है कि रिस्क वेटेड जो नोटिफिकेशन आया था रिव्यू का वो पूरा कवर्ड है. ठीक है, फिर उसके बाद रिस्क वेटेड असेट्स क्या होते हैं, ये कैसे इंपैक्ट करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को. सीआरएआर क्या होता है जो रिस्क वेटेड से ही रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए. एनबीएफसी, एमएफआई और कंज्यूमर लोन क्या होते हैं और इन सब का इंपैक्ट इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम पे क्या आता है, लिक्विडिटी पे क्या आता है, बेसिकली ग्रोथ पे क्या आता है. सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा 2023 के अंदर क्या हुआ था. आरबीआई ने रिस्क वेट्स को इंक्रीज कर दिया था. रिस्क वेट क्या होता है समझते हैं, बहुत जल्दी समझते हैं. आरबीआई ने क्या कर दिया था, रिस्क वेट को इंक्रीज कर दिया था कुछ लोन्स पे, सब पे नहीं, कुछ लोन्स पे. जैसे कंज्यूमर लोन्स हो गए. अभी कंज्यूमर लोन्स के अंदर पर्सनल लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड लोन हो गया, इनके ऊपर पहले 100 का रिस्क वेट माना जाता था, उसको बढ़ा के 125 का कर दिया, 25 से इंक्रीज कर दिया. ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट पर्सनल लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड लोन्स इन द कंज्यूमर लोन. कंज्यूमर लोन एक बहुत बड़ा सेगमेंट होता है, हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर क्या क्या आते हैं. राइट, कंज्यूमर लोन क्या होता है, बेसिकली लोन्स टेकन बाय इंडिविजुअल्स फॉर पर्सनल यूज, कंज्यूम करने के लिए. दिस इज नॉट बेसिकली फॉर बिजनेस पर्पस. तो ये बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं. हाउस लोन हो गया, कार लोन हो गया, गोल्ड लोन हो गया, पर्सनल पर्पस के लिए. अभी ये तो सारे सिक्योर्ड होते हैं तो इनमें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है. बैंक अगर नहीं रिकवर कर पा रहा है तो हाउस लोन के अंदर वो हाउस ले सकता है, कार लोन में कार ले सकता है, गोल्ड लोन में गोल्ड ले सकता है. तो कोई दिक्कत वाली यहाँ पे बात नहीं है. पर अगर अनसिक्योर्ड हो गया, जैसे पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड लोन है, ये थोड़ी सी इशू क्रिएट करते हैं. जब एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अग्रेसिवली पर्सनल लोन देने लग जाता है, क्रेडिट कार्ड्स इशू करने लग जाता है, ये थोड़ा सा इशू कर सकते हैं एज अ होल इंडियन इकोनॉमी को. इसीलिए आरबीआई ने इन पे टारगेट किया. क्यों टारगेट किया, क्योंकि अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स के अंदर जबरदस्त इंक्रीज आ रहा था. देयर वाज अ रैपिड इंक्रीज इन दैट. आरबीआई को लगा कहीं डिफॉल्ट्स होने लग गए तो इकोनॉमी के अंदर स्लो डाउन आने की वजह से अगर कहीं डिफॉल्ट होने लग गए तो सबसे बड़ा हिट मिलेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को. रीजन बीइंग ये अनसिक्योर्ड लोन्स है, पैसा आएगा कि नहीं आएगा, श्योरिटी नहीं है. एनबीएफसी बहुत एग्रेसिवली लोन देने लग गए थे, पर्सनल लोन्स देने लग गए थे. तो यहां पे क्या किया आरबीआई ने, हायर रिस्क वेट्स दे दिए कि ये सारे लोन हाई रिस्की हैं, इनका वेट बढ़ा दिया रिस्क में. इनका क्या किया, वेट बढ़ा दिया रिस्क के अंदर. हम समझेंगे रिस्क वेट क्या होते हैं. तो उससे डिस्करेज हो गया एक्सेसिव लेंडिंग. अब एनबीएफसीज हो गया, एमएफआईज हो गया, कमर्शियल बैंक्स हो गए, ये डिस्करेज हो गए इन लोगों को लोन देने से बिकॉज ऑफ हाई रिस्क वेट्स. राइट सर, एनबीएफसी का क्यों कर दिया कंज्यूमर लोन पे. अरे समझना बात को समझना. एक कमर्शियल बैंक है, उसने कोई कंज्यूमर लोन दे दिया, इसको रिस्ट्रिक्ट किया. ऐसा भी तो हो सकता है कि कमर्शियल बैंक ने एनबीएफसी को लोन दिया, एनबीएफसी ने आगे कंज्यूमर लोन दे दिया. राइट, और एमएफआई वाले लोन्स तो वैसे ही रिस्की होते हैं. ठीक है,
तो उन्होंने जो लोन दिया, तो ये तीनों चीज़ों को यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किया गया। कैसे रिस्ट्रिक्ट? इन द सेंस डिस्करेज किया गया इनके ऊपर हाई रिस्क वेट लगा के। सो एनबीएफसी बोरोइंग के ऊपर क्या किया, 25% का रिस्क वेट इंक्रीज कर दिया। पहले 100 हुआ करता था, वहां से इंक्रीज करके 125 कर दिया, बिकॉज द आरबीआई वांटेड टू प्रिवेंट एक्सेसिव लेंडिंग इन द कंज्यूमर क्रेडिट सेगमेंट एंड कंट्रोल द सिस्टमिक रिस्क इन द फाइनेंशियल सिस्टम। आगे जाके कोई बड़ा रिस्क ना आ जाए, ये कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने मेजर्स लिए थे पहले। अभी हिस्ट्री की बात चल रही है, 2023 की बात चल रही है, वहां पे ये सब हुए थे। जिन लोगों को नहीं पता बिल्कुल कि एनबीएफसी क्या होता है, सर हमको वो भी नहीं पता है, हम तो बिल्कुल नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से, हमने कभी पढ़ाई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम हमारे वीडियोस के अंदर स्क्रैच से कॉन्सेप्ट्स को लेते हैं, फटाफट से बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, राइट। सो दीज वीडियोस आर नॉट जस्ट न्यूज़ बेस्ड, हम इसके अंदर कोर सारे कॉन्सेप्ट्स को भी सीखते हैं, वेदर इट इज स्टैटिक वेदर इट इज डायनामिक। तो एनबीएफसीज क्या होते हैं? दे आर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ये भी बैंक्स की तरह लेंड कर सकती है मनी को, पर ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, एफडी एक्सेप्ट कर सकती है, पर सेविंग अकाउंट नहीं खुल सकता, डिमांड डिपॉजिट नहीं खुल सकता, राइट। उसी को हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। तो ये नॉन बैंकिंग होती है, यार रोजाना बैंकिंग एक्टिविटीज ये नहीं करती है। सो दे यूजुअली प्रोवाइड लोन, क्रेडिट कार्ड्स, लीजिंग, असेट फाइनेंस, ये सारी एक्टिविटीज के अंदर होती है। अब एनबीएफसी भी डिपेंड करती है बैंक के ऊपर। एक्चुअली होता क्या है ना, एनबीएफसी को भी पैसा रेस करना होता है, तो कभी कभी क्या होता है, बैंक से पैसा रेस कर लेते हैं और आगे लोन्स दे देते हैं। अब ये जो लोन्स हैं, कहीं वो क्रेडिट कार्ड लोन्स तो नहीं है, कहीं वो कंज्यूमर लोन्स तो नहीं है, राइट, लोन्स टू एमएफआईज तो नहीं है। ये सब चेक रखने की वजह से यहाँ पे रिस्क वेट में इंक्रीज किया जाता है, ताकि बैंक तो ना दे डायरेक्टली, एनबीएफसी भी इनडायरेक्टली बैंक से लेके इन लोगों को लोन ना दे दे, या फिर रिस्ट्रिक्ट कर दे थोड़ा, राइट। इतना लुक्रेटिव नहीं रहे, 100 की जगह 125 रिस्क वेट इसलिए किया गया था। कुछ एग्जांपल्स एनबीएफसी के, जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, टाटा कैपिटल है, मुथूट फाइनेंस है, ठीक है। एनबीएफसी वर्क कैसे करती है हमने बात कर ली। बजाज फाइनेंस मान लो एचडीएफसी बैंक से लोन लेता है 1000 करोड़ का, और फिर वो क्या यूज करता है आगे पर्सनल लोन देने में, बिजनेस लोन देने में और माइक्रो फाइनेंस लोन देने के अंदर यूज कर सकता है, ठीक है। एनबीएफसी इस तरह से वर्क करता है। अब यहां पे एचडीएफसी बैंक ने अगर लेंडिंग देना कम कर दिया एनबीएफसी को, तो डेफिनेटली एनबीएफसी यहां क्या करेंगी, स्ट्रगल करेंगी आगे लोन देने में। इसीलिए आरबीआई ने रिस्क वेट को बढ़ाया था। जब भी रिस्क वेट बढ़ते हैं, आरडब्ल्यूए बढ़ते हैं, तो बैंक को थोड़ा स्ट्रगल होता है आगे लोन देने में। कैसे होता है, जल्दी समझते हैं। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, सर बार बार माइक्रो फाइनेंस कह रहे हो, वो क्या होता है? ये स्मॉल लोन्स देते हैं, ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, देखो नाम में माइक्रो है यार, बहुत सिंपल है। एमएफआईज गिव स्मॉल लोन्स टू लो इनकम इंडिविजुअल्स, राइट। ये लो इनकम इंडिविजुअल्स को लोन देते हैं, स्मॉल बिजनेसेस हो गए, राइट, जिनको ट्रेडिशनल बैंकिंग चैनल्स कंसिडर नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं, उन लोगों को ये कंसिडर करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अब यहाँ पे स्मॉल बिजनेसमैन है, स्मॉल इंडिविजुअल्स हैं, लो इनकम ग्रुप इंडिविजुअल्स हैं, तो बैंक के लिए तो हाई रिस्क हो जाएगा, एमएफआईज के लिए हाई रिस्क की लोन हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ कोलैटरल ज़्यादा कुछ होने वाले नहीं है, छोटे छोटे लोन होने वाले हैं शॉपकीपर्स को, स्ट्रीट वेंडर्स को, फार्मर्स को। अल्टीमेटली एमएफआईज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, बट देयर इज अ रिस्क एलिमेंट दैट कम्स अप विद द फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसीलिए यहाँ पे भी क्या किया, आरबीआई ने रिस्क वेट्स को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, ठीक है। आरबीआई ने रिस्क वेट को इंक्रीज कर दिया। एमएफआई की कुछ एग्जांपल, एसकेएस माइक्रो फाइनेंस हो गया और जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, ये कुछ एमएफआईज के एग्जांपल है। रिस्क वेट को यहाँ पे भी इंक्रीज कर दिया ताकि लेस फंडिंग जाए एमएफआईज को। सिमिलरली अगर एमएफआईज के पास फंडिंग कम आएगी तो वो लोन भी आगे कम ही देगा, ठीक है। Interest rates on smaller loans increased and borrowers found it harder to get the credit here. आरबीआई ने ऐसा क्यों किया, क्या जरूरत थी रिस्क वेट को इंक्रीज करने के लिए? क्योंकि रैपिड ग्रोथ हो रही थी कंज्यूमर लोन्स के अंदर एक अलार्मिंग रेट पे। आप सभी जानते हैं क्रेडिट कार्ड का पेनिट्रेशन बहुत बढ़ा जा रहा है, राइट। छोटे छोटे लोन्स बहुत ज्यादा दिए जा रहे थे एमएफआईज को, एनबीएफसीज को एग्रेसिवली लेंडिंग हो रही थी। आगे एनबीएफसीज क्या कर रही थी, पर्सनल लोन्स दिए जा रही थी, क्रेडिट कार्ड्स दिए जा रही थी। इस अलार्मिंग रेट की ग्रोथ को देख के आरबीआई ने ये डिसीजन लिया यहाँ पे, ठीक है। आरबीआई को लगा
फियर हुआ कि कहीं कोई पॉसिबल क्रेडिट बबल ना बन जाए जो कि आगे फाइनेंशियल सिस्टम को खराब कर दे। ये रीजन था, ये ड्राइविंग रीजंस था। ठीक है, कंट्रोलिंग रिस्क फॉर बैंक एंड एनबीएफसी। तो कैसे आरबीआई ने कंट्रोल किया? रिस्क वेट को बढ़ा के कंट्रोल किया। तो जब भी रिस्क वेट को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, बैंक को क्या करना पड़ता है? ज्यादा कैपिटल होल्ड करनी पड़ती है, ज्यादा कैपिटल होल्ड करनी पड़ती है। मान लो कोई रिस्क वेट 100 का है, उसको बढ़ा के 125 कर देंगे, तो मुझे यहाँ पे ज्यादा कैपिटल होल्ड करनी पड़ेगी। वाई? बिकॉज आई हैव ग्रांटेड हाई रिस्की असेट। हाई रिस्की असेट के अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, मैंने लोन्स दे दिए, राइट? उसी वजह से ये सब कुछ होता है। ये सब होने की वजह से क्या हुआ? अब देखो मेरी बात समझना। एक बैंक एनबीएफसी को पैसा दे रहा था, बैंक ने थोड़ा कम कर दिया पैसा देना एनबीएफसी को, माइक्रो फाइनेंस को। अब एनबीएफसी क्या करेगी? क्या बिजनेस करना बंद कर देगी? नहीं। एनबीएफसी ने ट्राई किया कि वो अदर सोर्सेस से लोन्स रेज करे, तो एनबीएफसीज ने कमर्शियल पेपर्स यूज किए। अब कमर्शियल पेपर की कॉस्ट क्या होती है? थोड़ी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द बैंकिंग लोन्स। उस वजह से क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ लेंडिंग बढ़ गई एनबीएफसीज के लिए। पहले वो 6% पे पैसा रेज कर पा रहे थे, अब वो 8% पे पैसा रेज कर पा रहे हैं। फाइनल कंज्यूमर को ही तो बेयर करना है, राइट? तो इस वजह से एनबीएफसीज को थोड़ा लिक्विडिटी क्रंच यहाँ पे फेस करना पड़ा, एमएफआई को भी लिक्विडिटी क्रंच फेस करना पड़ा, और उनकी बोरोइंग कॉस्ट यहाँ पे इंक्रीज हो गई। उनने दूसरे सोर्सेज, एवेन्यूज एक्सप्लोर करने लग गए पैसा रेज करने के लिए। ठीक है, अभी समझते हैं रिस्क वेट क्या होता है। काफी लोगों को ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ होगा कि रिस्क वेट सर होता क्या है। कुछ नहीं होता, देखो, रिस्क वेट आर परसेंटेजेस असाइन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन। अगर मैं एक बैंक हूं तो मैं बहुत सारे तरीके के लोन्स दूंगा। हाउस लोन हो गया, कार लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड्स हो गए। ठीक है, स्मॉल शॉपकीपर्स को दे दिया मान लो मैंने। तो क्या आपको नहीं लगता हाउस लोन, कार लोन, ये तो फिर भी थोड़े सिक्योर्ड है, तो इनका रिस्क कम है एज कंपेयर टू पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, स्मॉल शॉपकीपर, जहां पे रिस्क काफी ज्यादा है। सर लोन तो लोन होता है, दोनों इंटरेस्ट देंगे। अरे इंटरेस्ट तो देंगे, क्या प्रिंसिपल भी वापस दे पाएंगे? राइट, क्या प्रिंसिपल भी वापस दे पाएंगे? क्या इंटरेस्ट टाइमली दे पाएंगे? तो रिस्क तो है, रिस्क तो यहाँ पे है। हाउस लोन और कार लोन में थोड़ा कम रिस्क है, नहीं देगा तो क्या करेगा बैंक? घर ले लेगा, कार उठा के लेके आ जाएगा। पर्सनल लोन में क्या करेगा? क्या पर्सन को उठा के लेके आ जाएगा? क्रेडिट कार्ड में क्या करेगा? प्लास्टिक का कार्ड उठा के लेके आ जाएगा। स्मॉल शॉपकीपर को दे दिया तो क्या करेगा? तो यहां पे रिस्क बढ़ गया। सो इट इज नॉट फेयर कि सारे लोन्स को एक ही तरह का वेट दिया जाए। वेटेड एवरेज पढ़ते होगे ना आप क्वांट में, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज का मतलब पता होगा, ये वही कॉन्सेप्ट है। यहां हमने रिस्क के हिसाब से वेट्स दे दिए। क्या कर दिया? रिस्क के हिसाब से वेट्स दे दिए। हमने वेट दे दिया कि यार हाउस लोन, कार लोन के अंदर तो इतना रिस्क नहीं है, तो इसको कम वेट दो। ये है तो असेट्स, पर कम रिस्क वेट वाले असेट्स है। ये वाले जो असेट्स हैं ये भी हैं तो असेट्स, पर हाई रिस्क वेटेड असेट्स हैं। तो रिस्क वेट देना मतलब रिस्क के हिसाब से उसका वेटेज देना कि यार भले ही ये मेरा असेट है पर इसका रिस्क ज्यादा है, इसलिए इसको वेट ज्यादा दे दो, रिस्क का वेट ज्यादा दे दो। प्रैक्टिकली समझते हैं, इफ अ लोन हैज 100% रिस्क वेट और मान लो बैंक का कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है? 9% है। लेट सपोज हर बैंक के ऊपर 9% का कैपिटल रिक्वायरमेंट लगता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? तो अगर 100% रिस्क वाला है, मतलब 100 रुपये का अगर आपने लोन दिया है तो 9 रुपये बैंक को कैपिटल ब्लॉक करके रखनी पड़ेगी। कम से कम बैंक के पास 9 रुपए की कैपिटल होनी चाहिए अगर उसने 100 रुपए का लोन दिया है। वाई? 9% ऑफ 100। द मोमेंट रिस्क वेट को बढ़ा के 125 कर दिया, मतलब लोन तो अभी भी 100 रुपए का ही दिया है, पर आरबीआई बोल रहा है कि इसका रिस्क वेटेड असेट 125% है। तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 125% करो पहले, ये इसकी रियल वर्थ है। 125 रुपए तुम इसकी रिस्क मान लो, उसके ऊपर 9% तुम्हारा कैपिटल मेंटेन करो, मतलब 11.25 रुपीज का मुझे कैपिटल मेंटेन करना पड़ेगा।
पहले मैं 9 रुपए से काम चला ले रहा था, अभी 11.25 हो गया। मतलब ये एक्सेस 100 से 125 का वेट देने की वजह से ये जो एक्सेस 25 है इस पे भी 9% लग गया मेरा कैपिटल रिक्वायरमेंट। इस वजह से मेरा कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ गया। तो अगर बैंक को क्या करना पड़ता है, कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ाना होता है, किसी पर्टिकुलर लोन सेगमेंट को डिस्करेज करना पड़ता है, तो वो क्या कर सकते हैं, यहाँ आरबीआई क्या कर सकते हैं, रिस्क वेट को बढ़ा दो, अपने आप बैंक थोड़ा उससे पीछे हटने लग जाएगा। क्योंकि पहले बैंक को हर 100 रुपए के लोन पे 9 रुपए ब्लॉक करने पड़ते थे, अब हर 100 रुपए के लोन पे 11.25 रुपी कैपिटल में ब्लॉक करने पड़ेंगे। बैंक के लिए ये थोड़ा सा डिस्करेजमेंट हो जाएगा, राइट। बैंक के लिए यहाँ पे थोड़ा सा डिस्करेजमेंट हो जाएगा, वो कम लोन देने लग जाएंगे ऑटोमेटिकली, राइट। जस्ट बिकॉज बैंक नीड्स टू नाउ होल्ड मोर मनी, एंड होल्डिंग मोर मनी मीन्स लेस लेंडिंग। सही है। Why does RBI change the risk weight? एक्सेसिव लेंडिंग को कंट्रोल करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे और डिपॉजिटर का मनी प्रोटेक्टेड रहे, डिपॉजिटर का मनी प्रोटेक्टेड रहे। ये 3 मेजर रीजंस थे जिनकी वजह से आरबीआई ने इन 3 कैटेगरीज के ऊपर रिस्क वेट को इंक्रीज किया था। बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की बात करना चाहूंगा शॉर्ट में, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो। यही वो टर्मिनोलॉजी है जिसकी वजह से रिस्क वेट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो, एज द नेम सेज इट ऑल, कैपिटल कितनी है उसके बराबर में रिस्क वेटेड एसेट्स कितने हैं। तो एसेट्स में क्या होता है, बैंक का एसेट क्या होता है, जो लोन्स गिवन है वो होता है। फॉर अ बैंक एसेट इज लोन्स गिवन, बहुत सारे तरीके के लोन है, सबको अलग अलग रिस्क वेट दे दो। ये एसेट है, ये रिस्क वेट है, सबको अलग अलग रिस्क वेट दे दो और रिस्क वेटेड एसेट्स निकाल लो। क्या निकाल लो, रिस्क वेटेड एसेट्स निकाल लो। अब देखो कि रिस्क वेटेड एसेट्स के सामने तुम्हारी कैपिटल कितनी है। इज योर कैपिटल एडिक्वेट टू बियर द रिस्क एमिनेटिंग आउट ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स। सो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो भी हम इसको बोलते हैं CAR या फिर CRAR, एक ही बात है दोनों। क्या कैपिटल एडिक्वेट है रिस्क को एब्जॉर्ब करने के लिए। एसेट से ही तो रिस्क आएगा, लोन दिए, हमने लोन दे दिए लोगों को, लोगों ने चुकाने बंद कर दिए, रिस्क आया रिस्क। क्या मेरी कैपिटल इतनी कैपेबल है कि मैं इस रिस्क को एब्जॉर्ब कर पाऊं। तो CAR बेसिकली इज अ मेजर ऑफ बैंक्स फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। बैंक की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है, हाउ मच कैपिटल अ बैंक इज होल्डिंग टू कवर द पोटेंशियल लॉसेस फ्रॉम द लोन। क्रेडिट कार्ड वाले को लोन दे दिया, अब वो पैसा नहीं आ रहा, तो क्या मेरी कैपिटल इतनी कैपेबल है, क्या मेरी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इतनी है कि मैं ये सब लॉसेस बेयर कर पाऊंगा। दैट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, जिसको हम कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो भी बोलते हैं। ये इंश्योर करता है बैंक के पास एक बहुत बढ़िया बफर हो ताकि वो एब्जॉर्ब कर पाए लॉसेस को। अगर कोई लॉसेस हो रहे हैं तो उसको एब्जॉर्ब कर पाए, क्योंकि बैंकिंग बिजनेस इतना सिंपल नहीं होता। किसी और का पैसा आप लेके किसी और को दे रहे हो, सो रिस्क आता है, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बफर्स क्रिएट करने पड़ते हैं। लॉसेस हो जाए तो कैसे डील करोगे वो भी पहले से ध्यान रखना पड़ता है। डिपॉजिटर का मनी प्रोटेक्टेड रहे, डिफॉल्ट्स हो भी रहे हो तो डिपॉजिटर का पैसा प्रोटेक्टेड रहे, और बेसल नॉर्म्स की ये रिक्वायरमेंट थी, राइट। CRAR बेसल नॉर्म्स ने इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, बैंक का कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट। किसी और वीडियो में इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल भी करेंगे कभी ना कभी फॉर श्योर। आज एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं, बैंक की कैपिटल कितनी है डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स कितना है, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो CRAR रेशो मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि बैंक्स को CRAR कितना परसेंटेज मेंटेन करना पड़ता है, इंक्लूडिंग ऑल द बफर्स। ठीक है, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि CRAR की रिक्वायरमेंट क्या चल रही है। ठीक है, RBI कितना मेंटेन करने के लिए बोलता है। अब इस फॉर्मूला को समझने से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये बैंक को मेंटेन करना है, अ बैंक नीड्स टू मेंटेन द मिनिमम लेवल ऑफ CRAR। ठीक है, द मोमेंट RBI, देखो कैपिटल 100 रुपए चल रही थी, ठीक है, मान लो, चलो चेंज करता हूं मैं थोड़ा एग्जांपल। कैपिटल चल रही है 10 रुपए, रिस्क वेटेड एसेट्स चल रहे हैं 100 रुपए। सो CRAR कितना आ रहा है, 10% आ रहा है, 10% आ रहा है। ठीक है, द मोमेंट RBI कहते हैं कि तुम इसको 125% ले लो, रिस्क वेटेड एसेट्स तुम्हारे 100 नहीं 125 रुपए हो गए, आपका CRAR कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय
125 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज 8%। गिर गया, CRAR गिर गया। अब ये CRAR गिरना आरबीआई को एक्सेप्टेबल नहीं होता। उन्होंने एक मिनिमम रेंज दे रखी है कि उतना तो मेंटेन करना ही है, उतना तो मेंटेन करना ही है। ये मेंटेन करने के लिए मुझे या तो मेरे रिस्क वेट्स कम करने पड़ेंगे या मुझे मेरा कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा, राइट। तो बैंक जनरली क्या करता है, रिस्क वेट को अवॉइड करने लग जाता है। यार ऐसा लोन क्यों दे रहे हो जिसपे आरबीआई बोल रहा है ज्यादा रिस्क का वेट है, तो MFIs को, NBFCs को कम लोन देने लग जाओ, कम लोन देने लग जाओ। क्रेडिट कार्ड को, कंज्यूमर लोन्स को कम कर दो। उससे क्या होगा, रिस्क वेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, तो CRAR मेंटेन हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट होता है। तो 2023 ने क्या किया था, बैंक ने इंक्रीज कर दिया था यहाँ पे कि रिस्क वेट ज्यादा होगा इन कुछ पर्टिकुलर लोन पे। सर्कुलर जल्दी देखने वाले हैं, जल्दी सर्कुलर भी देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, इससे आप समझ सकते हो रिस्क वेटेड एसेट क्या होता है बाद में इस PDF को डाउनलोड करके, राइट। सो रिस्क वेट्स आर नथिंग बट दे डिटरमाइन हाउ रिस्की द लोन इज and how much capital a bank needs to keep aside for it. Why? Because a bank needs to maintain CRAR. The moment risk weights बढ़ेंगे, डिनोमिनेटर बढ़ा तो CRAR कम हो जाएगा। देखो मैथमेटिक्स है सब कुछ। रिस्क वेट्स अगर बढ़ गए, अरे डिनोमिनेटर बढ़ गया तो CRAR क्या होगा, कम होने लग जाएगा। CRAR क्या होगा, कम होने लग जाएगा। हमने देख भी लिया, 100 से 125 होते 10 से 8% हो गया, राइट। यही हमारे रिस्क वेट्स होते हैं, इसलिए आरबीआई रिस्क वेट्स के साथ प्ले करके ये चीजें करता है। ये आप सब बाद में पढ़ सकते हो, राइट। ये मैंने एग्जांपल्स दे रखे हैं जो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के होंगे। तो डेफिनेटली आप ऑलिव बोर्ड का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा और ये सारे एग्जाम्पल्स को समझिएगा, ओके। और इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन ऑलवेज ड्रॉप मी अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और आप मुझे ये भी बता सकते हैं वीडियो कैसा लगा, क्या इंप्रूवमेंट किया जाए, क्या नया टॉपिक लेके आया जाए जिससे आपका लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग रहे, राइट। ये वो सर्कुलर था, नवंबर 2023 के अंदर आया था। यहां पे आरबीआई ने अपना कंसर्न जताया, रेगुलेटरी मेजर्स टुवर्ड्स कंज्यूमर क्रेडिट एंड बैंक क्रेडिट टू NBFC। ये वो सर्कुलर था। फ्लैगिंग द हाई ग्रोथ इन सर्टेन कंपोनेंट, वो बोल रहे हैं यार ग्रोथ कुछ ज्यादा ही नहीं हो गई कंज्यूमर क्रेडिट में। Advising banks and non-banking financial company to strengthen their internal surveillance mechanism, ताकि कोई रिस्क बिल्टअप ना हो जाए, राइट, ताकि कोई रिस्क बिल्टअप ना हो जाए। हाई ग्रोथ हैज बीन सीन इन द कंज्यूमर क्रेडिट, इंक्रीजिंग डिपेंडेंसी ऑन NBFCs बाय ऑन बैंक बोरोइंग विच आर हाईलाइटेड बाय द गवर्नर। देखो क्या हुआ, NBFC ने ताबड़तोड़ कंज्यूमर क्रेडिट लेंडिंग करना चालू कर दी। अब NBFC कहां से पैसा उठाता है, बैंक से उठाता है। तो अल्टीमेटली तो बैंक का ही पैसा लग रहा है ना कंज्यूमर लेंडिंग के अंदर भी। क्रेडिट कार्ड्स में, कंज्यूमर लेंडिंग्स में, पर्सनल लोन में लग तो बैंक का ही रहा है। तो NBFC का क्या हाई डिपेंडेंस नहीं हो गया बैंक पे? बैंक लोन देगा और आगे मैं लोन दे दूंगा हायर इंटरेस्ट रेट पे दबा के, बिना सिक्योरिटी के। तो समवेयर और द अदर NBFC का यहाँ रिस्क एक्सपोजर बढ़ गया, उनकी डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई। यही यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं, देखो इंक्रीजिंग डिपेंडेंसी ऑफ NBFC ऑन बैंक बोरोइंग। एक एक वर्ड हम सर्कुलर का बहुत ही क्रिस्टल क्लियर मैनर में पढ़ते हैं, अगर वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है तो। बहुत सारे सर्कुलर ऐसे भी आते हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, तो मैं खुद ही बोल देता हूँ कि यार इसके अंदर से सिर्फ ये मेन 2-3 लाइन पढ़ लो, दैट्स इट, राइट। कुछ जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, समझ समझ के एंजॉय करते करते पढ़ते हैं। सो कंज्यूमर क्रेडिट एक्सपोजर के अंदर 3 चीजों को रोका गया। सबसे पहले बोला कंज्यूमर क्रेडिट एक्सपोजर ऑफ कमर्शियल बैंक। तुम कमर्शियल बैंक को, HDFC बैंक को, कंज्यूमर क्रेडिट एक्सपोजर को कम करो। तुम्हारा रिस्क वेट मैं 25% से बढ़ा देता हूं, 100 से 125 कर देता हूं। जैसे रिस्क वेटेड एसेट्स बढ़ाए, 125 किए, CRAR कम हो गया। CRAR को मेंटेन करने के लिए बैंक या तो कैपिटल बढ़ाएगा या रिस्क वेटेड एसेट्स को कंट्रोल करेगा। तो बैंक क्या करता है, जनरली रिस्क वेटेड एसेट्स को कंट्रोल करता है। अब क्या हो रहा था, बैंक NBFC को दे रहा था, तो बैंक बोल रहा था अरे मैं तो NBFC को दे रहा हूं, मैं कहां बैंक होके कंज्यूमर क्रेडिट दे रहा हूं। अरे तुम NBFC को दे रहे हो, NBFC तो आगे कंज्यूमर क्रेडिट दे रही है ना, तुम भी पकड़ो 125% का रिस्क वेट। क्रेडिट कार्ड के अंदर भी इशू चालू होने लग गया। उसका ऑलरेडी रिस्क वेट क्या था, 125 था, तो उसको बोला यार तुम तो 150 की खाओ, ठीक है, तुमको 125 से 150 पे जाना होगा रिस्क वेट के अंदर, बिकॉज ये एक रिस्की लोन है,
यहाँ पे तो तुम क्रेडिट कार्ड, आप भी जानते हो कितने क्रेडिट कार्ड के फोन आते हैं, कैसे बैंक पिच करता है क्रेडिट कार्ड्स को, एनबीएफसी कैसे पिच करती है। बजाज फाइनेंस का ओवरड्राफ्ट मिल रहा है, एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, दिन भर कॉल्स आते रहते हैं, राइट। तो ये हाई रिस्क है, इसलिए यहाँ पे आरबीआई ने क्या कर दिया, रिस्क वेट्स को बढ़ा दिया। ओके, एनबीएफसी से रिलेटेड भी यहाँ पे रिस्क वेट्स को बढ़ा दिया गया। 2025 में क्या प्रॉब्लम हुई सर, वापस क्यों कम कर दिया आपने, पहले बताया 2023 में बढ़ा दिया फिर कम कर दिया, सर क्या मजाक चल रहा है, ऐसे क्या गेम खेल रहे हो क्या। देखो ऐसा नहीं है, 2025-2024 के एंड तक आते आते लिक्विडिटी इश्यूज आने लग गए, लिक्विडिटी क्रंच आने लग गया। आरबीआई को समझ में आया कि यार लिक्विडिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बढ़ रहा है। आप सभी जानते हो आरबीआई एग्रेसिवली वीआरआर ऑक्शंस कर रहे हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस कर रहे हैं, स्वॉप एंटर कर रहे हैं डॉलर और आईएनआर का। ये सब लिक्विडिटी मेजर्स के लिए तो हो रहा है, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए तो हो रहा है, राइट। आरबीआई ने यहाँ पे 2024 के अंदर एंड में और 2025 में ये चीज समझी कि ये बहुत इशू आ रहा है, क्यों ना एक काम किया जाए, रिस्क वेट्स को वापस पुराने लेवल पे लेके आ जाया जाए। ठीक है, अब रिस्क वेट कम करेंगे तो सीआरएआर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ पे बैंक को एक एड ऑन बेनिफिट मिलेगा, एनबीएफसीज को एक एड ऑन बेनिफिट मिलेगा कि यार ये रिस्की लोन्स नहीं है। बैंक्स इजीली अब एनबीएफसीज को, एमएफआईज को लोन दे पाएंगे, क्रेडिट कार्ड्स के अंदर भी ज़्यादा गेन कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एनबीएफसी को और एमएफआई के ऊपर तो ये वाली रिक्वायरमेंट हटा दी गई है। बैक टू पवेलियन, बैक टू प्रीवियस लिमिट पे लेके आ गए, यू टर्न ले लिया बेसिकली अपने स्टैंड से। सो यहाँ पे एनबीएफसी एंड एमएफआईज वर स्ट्रगलिंग टू बोरो, बड़ी दिक्कत आ रही थी यार। एनबीएफसी तो कमर्शियल पेपर के थ्रू रेस करने लग गई थी, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ढूंढने लग गई थी रेस करने के फाइनेंस को। बैंक ने लेंड करना बंद कर दिया था एग्रेसिवली, क्योंकि रिस्क वेट बढ़ गए थे। तो एनबीएफसी ने क्या शॉर्ट टर्म फंडिंग भी लेना चालू कर दी थी, जो कि और ज्यादा रिस्क बढ़ा रही थी। आरबीआई ने इस चीज को समझा, लिक्विडिटी प्रॉब्लम को समझा, और यहाँ पे क्या कर दिया, वापस रिवाइव कर दिया इन चीजों को, राइट। क्रेडिट फ्लो बिगड़ गया था इकोनॉमी में, आप सभी जानते हो। स्मॉल बोरोवर्स, बिजनेसमैन, कंज्यूमर डिफिकल्टीज फेस करने लग गए थे इस वजह से, क्योंकि रिस्क वेट बढ़े हुए थे। आरबीआई ने रिस्टोर कर दिया रिस्क वेट को बैक टू द प्री नवंबर 2023 लेवल। तो अभी यहाँ पे कंज्यूमर क्रेडिट रिस्क का वेट वापस 125 से गिरा के 100 कर दिया है। दिस इज द न्यू लेवल। एनबीएफसी के रिस्क वेट को भी रिड्यूस कर दिया वापस 25% से, राइट, ताकि इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी बनी रहे, कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन रिस्क रहे। और एनबीएफसी का क्रूशियल रोल है, आपको पता ही है, लेंडिंग इकोसिस्टम के अंदर, फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर, वो अभी भी यहाँ पे बना रहे, राइट। सो पॉजिटिव इंपैक्ट की बात करें तो ये लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ा देगा बैंक की। रिस्क कम है तो बैंक दबा के एनबीएफसीज को, एमएफआईज को अब लेंड कर सकता है, नॉट लाइक दैट बिफोर। और एनबीएफसीज और एमएफआई के लिए क्या होगा, लोअर बोरोइंग कॉस्ट होगी, क्योंकि पहले वो शॉर्ट टर्म सोर्सेज यूज कर रहे थे, कमर्शियल पेपर्स यूज कर रहे थे, अभी वो डायरेक्टली वापस बैंक से बोरोइंग करना एग्रेसिवली चालू कर सकते हैं। इससे लिक्विडिटी एनहांस होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। डेफिनेटली कुछ चैलेंजेस भी हो सकते हैं, हो सकता है वापस रिस्क आ जाए थोड़े टाइम बाद एक्सेस लेंडिंग की, ये तो चलता रहता है। देखो, दिस इज अ साइकिल जो कभी ना खत्म होने वाली है। जब तक इकोनॉमी है तब तक साइकिल चलती रहेगी, राइट। तो हो सकता है आने वाले टाइम में वापस रिस्क वेट्स को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि फिर से वापस रिस्क क्रिएट होने लग जाए एक्सेसिव लेंडिंग की वजह से, और एनबीएफसी का वापस डिपेंडेंस यहाँ पे क्रिएट होने वाला है बैंक के ऊपर। दिस विल रिमेन हाई। तो ये दो चैलेंजेस है, बाकी सारे बेनिफिट्स ही बेनिफिट है। पर कभी कभी क्या होता है ना, रिस्क से ज्यादा प्रॉब्लम्स को देखा जाता है कि इकोनॉमी अभी लिक्विडिटी, बैंकिंग इकोनॉमी अभी लिक्विडिटी क्रंच फेस कर रही है, उसको दूर करना है पहले, राइट। तो पहले मेन काम करें या सेकेंडरी काम करें, तो यहाँ आरबीआई ने मेन काम पे फोकस किया है। बहुत ही बढ़िया है, सर्कुलर है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ से आपको रिस्क वेटेड एसेट्स, सीआरएआर, ठीक है, इकोनॉमी पे इसका कैसे इंपैक्ट पड़ता है, एक बैंक का, एनबीएफसी का, एमएफआई का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है आपस में, ये सब चीजें, इतनी सारी कॉन्सेप्ट्स आज हमने इस वीडियो के अंदर टच कर ली। ये लेटेस्ट सर्कुलर आया था अभी फेब 2025 के अंदर, 25 फरवरी 2025 के अंदर, जहां पे आरबीआई ने वापस यू टर्न लेने की बात यहां पे कर ली थी, ठीक है।
एनबीएफसी को भी जो आप लोन दे रहे हो वो भी डिसाइड होंगे, उनके जो रिस्क वेट डिसाइड होंगे कैसे, एक्सटर्नल रेटिंग की वजह से होंगे। तो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उनका एक अपना क्राइटेरिया है, यहाँ पे बैंक ऑलरेडी आरबीआई ने यहाँ पे बता रखा है, राइट, कि इस तरह से जो भी रेटिंग होगी उनके हिसाब से हम रिस्क की वेट्स देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये गेम चलता है। माइक्रो फाइनेंस के लिए भी सिमिलर सर्कुलर आया था, वहाँ पे भी बोला कि पहले 125 किया था, फिर अभी घूम फिर के वापस 100 कर दिया है। ऑल माइक्रो फाइनेंस लोन्स एक्सटेंडेड बाय आरआरबीज और एलएबीज लोकल एरिया बैंक, अगर एक रीजनल रूरल बैंक है, लोकल एरिया बैंक है, वो भी माइक्रो फाइनेंस लोन दे रहा है तो उसके ऊपर भी रिस्क वेट कितना लगेगा, 100% लगेगा। ये सारे फिगर्स आपको याद होने चाहिए, एटलीस्ट कितना चेंज आया और अभी क्या फिगर है वो तो याद होना चाहिए, ठीक है। लेट्स डू क्विकली few MCQs and then let's just conclude the session. In November 2023, RBI increased the risk weights on certain consumer loans from 100 to 125. What was the primary reason behind that decision? पहले जब इंक्रीज किया रिस्क वेट असेट्स तो क्या प्राइमरी रीजन था? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इंक्रीज करने का क्या रीजन था? तो यहां पे इंक्रीज करने का रीजन था ऑप्शन बी, टू डिस्करेज एक्सेसिव लेंडिंग इन अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन। देखो सबको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, सारे कंज्यूमर लोन को नहीं किया, गोल्ड लोन को नहीं किया, हाउस लोन को नहीं किया, कार लोन को नहीं किया, पर्सनल लोन को किया, क्रेडिट कार्ड को किया, जो अनसिक्योर्ड होते हैं उनको किया। Why is the capital to risk weighted asset an essential metric in the banking regulation? ये क्यों एक essential metric बन जाता है बैंकिंग रेगुलेशन के लिए? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सभी लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में इसका करेक्ट आंसर आप लोगों के हिसाब से क्या होना चाहिए। यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इट इंश्योर्स दैट बैंक मेंटेन्स अ एडिक्वेट कैपिटल टू एब्जॉर्ब द पोटेंशियल लॉसेस एंड प्रिवेंट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यही इसका एम होता है। हाउ डिड द इंक्रीज इन द रिस्क वेट ऑन एनबीएफसी ऑन बैंक्स लोन टू एनबीएफसीज इन नवंबर 2023 इम्पैक्टेड द एनबीएफसीज? एनबीएफसीज पे इसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिला था? व्हाट वाज द इम्पैक्ट रिस्क वेट बढ़ाने के बाद से जो एनबीएफसीज के ऊपर देखने को मिला था? द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी, एनबीएफसी ने हाई बोरोइंग कॉस्ट को फेस किया, राइट, उनको और ज्यादा कैपिटल की नीड पड़ गई और यहाँ पे काफी एक्सपेंसिव फंडिंग हो गया उन लोगों के लिए। अगला आता है इन 2025 आरबीआई डिसाइडेड टू रिवर्स द इंक्रीज रिस्क वेट्स। व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन बिहाइंड दिस इंक्रीजिंग बिहाइंड द डिक्रीजिंग रिस्क वेटेड असेट्स? प्राइमरी रीजन क्या था, क्यों यहाँ पे डिक्रीज किए गए थे वापस से? What was the primary reason here? The correct answer here is लिक्विडिटी का प्रॉब्लम। आप सभी लोग जानते हैं इंक्रीज करने के लिए लिक्विडिटी, ताकि ये प्रॉब्लम लिक्विडिटी क्रंच जो भी फाइनेंशियल सिस्टम में आ रहा है वो नहीं फेस किया जाए। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और क्या और वीडियो लेके आया जाए आप लोगों के लिए, वो भी आप सजेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।